अगर आपके बैंक अकाउंट में लाखों या करोड़ों रुपए पड़े हैं तो आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेविंग अकाउंट में आपको लगभग 3 से 4% तक ही ब्याज मिलता है, जबकि इन्फ्लेशन लगभग 6% के आसपास चल रही है। इसका मतलब यह है कि आपका पैसा दिखने में उतना ही रहता है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत यानी परचेजिंग पावर हर साल कम होती जाती है। इसलिए 2026 में सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है, बल्कि सवाल यह है कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन 2026, यानी कि 2026 में पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया जाए, ताकि आपका पैसा सिर्फ सुरक्षित ही न रहे बल्कि समय के साथ बढ़ भी सके। नमस्कार, मेरा नाम अमित त्यागी है और आज की इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि 2026 में पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए, कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन किस व्यक्ति के लिए सही हो सकता है, किस ऑप्शन में कितना रिस्क है, किसमें रिटर्न की क्या उम्मीद की जा सकती है और किन गलतियों से आपको बचना चाहिए, ताकि आप अपने फाइनेंशियल गोल्स के अनुसार बेहतर निर्णय ले सके। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक बात याद रखिए कि दुनिया का सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन भी आपके लिए गलत साबित हो सकता है अगर वह आपके गोल, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट टाइम होरिजोन से मैच नहीं करता। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसी सिंपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी बताऊंगा जिसे समझने के बाद आपके लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना काफी आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने से पहले अपना फाइनेंशियल गोल तय करना सबसे जरूरी है, क्योंकि बिना डेस्टिनेशन के कोई भी रास्ता सही नहीं होता। अगर आपका गोल इमरजेंसी फंड बनाना है तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। अगर बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए पैसा जोड़ना है तो स्ट्रेटजी बिल्कुल अलग होगी। अगर रिटायरमेंट प्लानिंग करनी है तो अलग अप्रोच होगी, और अगर वेल्थ क्रिएशन करनी है तो इन्वेस्टमेंट का तरीका बिल्कुल अलग हो सकता है। यही वजह है कि सफल इन्वेस्टर पहले अपना गोल तय करते हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले फिक्स डिपॉजिट की, यानी एफडी की, क्योंकि भारत में आज भी करोड़ों लोग एफडी को सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट मानते हैं। एफडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें पहले से ही आपको पता होता है कि मैच्योरिटी पर कितना पैसा मिलेगा। इसलिए जिन लोगों को मार्केट के उतार चढ़ाव से डर लगता है, उनके लिए एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट एक कंफर्टेबल ऑप्शन हो सकता है। लेकिन हमें इसका दूसरा पक्ष भी समझना चाहिए। अगर किसी एफडी पर मिलने वाला रिटर्न इन्फ्लेशन से कम है तो लंबे समय में आपके पैसे की वास्तविक वैल्यू कम हो सकती है। इसलिए केवल रिटर्न देखकर नहीं, बल्कि इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर भी इन्वेस्टमेंट का फैसला लेना चाहिए। अगर आपका गोल 1 या 2 साल के अंदर आने वाला कोई खर्च है, या आपको अपने पैसे की सेफ्टी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती है, तो एफडी एक उपयोगी विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आपका लक्ष्य 10, 15 या 20 साल बाद बड़ी वेल्थ बनाना है, तो केवल एफडी पे निर्भर रहना शायद पर्याप्त न हो। अब बात करते हैं गोल्ड की। भारत में सोना सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि भावनाओं और परंपरा से भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नजरिए से गोल्ड का उपयोग अलग तरीके से समझना चाहिए। गोल्ड कई बार इन्फ्लेशन के समय पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में मदद कर सकता है और डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी उपयोगी माना जाता है। हालांकि सिर्फ गोल्ड में ही पूरा पैसा लगाना भी सही स्ट्रेटजी नहीं मानी जाती, क्योंकि अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन का अपना अलग अलग उद्देश्य होता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि किसी भी एक ऑप्शन पर पूरी तरह निर्भर होने के बजाय अपने फाइनेंशियल गोल के अनुसार संतुलित निर्णय लिया जाए। लेकिन सवाल यह है कि अगर एफडी और गोल्ड दोनों की अपनी अपनी सीमाएं हैं, तो आखिर लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन के लिए लोग सबसे ज्यादा किस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरफ जाते हैं? इसका जवाब हम अगले भाग में विस्तार से समझेंगे, जहां हम म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक मार्केट और दूसरे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की बात करेंगे। अब बात करते हैं उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की जिसका नाम आपने पिछले कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा सुना होगा, और वो है म्यूचुअल फंड। बहुत से लोग म्यूचुअल फंड का नाम सुनते ही सोचते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क होता है, जबकि सच ये है कि म्यूचुअल फंड कोई एक प्रोडक्ट नहीं, बल्कि अलग अलग कैटेगरीज का कलेक्शन होता है, और हर कैटेगरी का रिस्क और रिटर्न अलग हो सकता है। अगर आप पहली बार इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहे हैं और हर महीने थोड़ी थोड़ी सेविंग करना चाहते हैं, तो सिप यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान एक ऐसा तरीका है जिसके माध्यम से आप नियमित रूप से इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उसके ऑब्जेक्टिव, रिस्क लेवल, इन्वेस्टमेंट होरिजोन और स्कीम की डिटेल्स को अच्छी तरह समझना जरूरी है। अगर आपका फाइनेंशियल गोल 5 साल, 10 साल या उससे भी लंबा है,
तो बहुत से लोग म्यूचुअल फंड को वेल्थ क्रिएशन के लिए कंसीडर करते हैं, लेकिन याद रखिए कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न गारंटीड नहीं होते, क्योंकि इसका प्रदर्शन मार्केट की स्थिति पर भी निर्भर करता है। इसलिए शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लैक्चुएशन देखकर घबराकर इन्वेस्टमेंट बंद करना कई लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। अब बात करते हैं स्टॉक मार्केट की। बहुत से लोग सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो देखकर सोचते हैं कि स्टॉक मार्केट से जल्दी करोड़पति बना जा सकता है, लेकिन सच्चाई यह है कि स्टॉक मार्केट में जितना रिटर्न मिलने की संभावना होती है उतना ही रिस्क भी हो सकता है। अगर आपके पास कंपनी एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना नहीं आता, बिजनेस मॉडल समझने का अनुभव नहीं है और मार्केट को हैंडल करने का धैर्य नहीं है, तो बिना तैयारी के सीधे इंडिविजुअल स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना समझदारी नहीं होगी। इसलिए हमेशा अपनी रिस्क कैपेसिटी और नॉलेज के अनुसार ही निर्णय लें। अब बात करते हैं रियल एस्टेट की। भारत में आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि जमीन या प्रॉपर्टी सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है। इसमें कोई शक नहीं कि रियल एस्टेट लंबे समय में वेल्थ क्रिएशन का एक महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है, लेकिन इसके लिए बड़ी कैपिटल, मेंटेनेंस कॉस्ट, रजिस्ट्रेशन चार्ज, लिक्विडिटी और लोकेशन जैसे फैक्टर्स को भी समझना जरूरी है। कई बार प्रॉपर्टी बेचने में महीनों का समय लग सकता है, इसलिए अगर आपको जल्दी पैसे की जरूरत पड़ जाए तो रियल एस्टेट उतना लिक्विड ऑप्शन नहीं माना जाता जितना कुछ दूसरे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी खरीदने से पहले केवल प्राइस एप्रिसिएशन नहीं, बल्कि रेंटल इनकम, फ्यूचर डेवलपमेंट, लीगल वेरिफिकेशन और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग पर भी ध्यान देना चाहिए। अब बात करते हैं इंश्योरेंस की, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है। बहुत से लोग इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट को एक ही चीज समझ लेते हैं, जबकि दोनों का उद्देश्य अलग हो सकता है। इंश्योरेंस का मुख्य उद्देश्य फाइनेंशियल प्रोटेक्शन देना है, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसलिए सबसे पहले हर अर्निंग मेंबर को अपनी जरूरत के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि किसी अनहोनी की स्थिति में परिवार को आर्थिक सुरक्षा मिल सके। इसलिए सबसे पहले हर अर्निंग मेंबर को अपनी जरूरत के अनुसार लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में विचार करना चाहिए। इसके बाद बाकी इन्वेस्टमेंट प्लानिंग करना अधिक व्यवस्थित माना जाता है। अगर आपके परिवार की फाइनेंशियल सिक्योरिटी मजबूत नहीं है और आप केवल रिटर्न के पीछे भाग रहे हैं, तो आपकी प्लानिंग अधूरी रह सकती है। इसलिए एक मजबूत फाइनेंशियल प्लान में प्रोटेक्शन और इन्वेस्टमेंट दोनों का अपना अपना महत्वपूर्ण स्थान होता है। अब तक हमने एफडी, गोल्ड, म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और इंश्योरेंस जैसे प्रमुख इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस को समझ लिया, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है कि आखिर आपकी उम्र, आपकी इनकम, आपके फाइनेंशियल गोल्स और आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से इन सभी ऑप्शंस का सही कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, क्योंकि यही वह बात है जो सफल इन्वेस्टर को बाकी लोगों से अलग बनाती है। और अगले भाग में मैं आपको एक आसान एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिससे आपको समझ आ जाएगा कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन 2026 का सही जवाब हर व्यक्ति के लिए अलग क्यों हो सकता है और आप अपनी सिचुएशन के अनुसार बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है कि आखिर 2026 में पैसा कहां इन्वेस्ट करें। इसका जवाब किसी एक ऑप्शन का नाम नहीं, बल्कि सही एसेट एलोकेशन है, क्योंकि सफल इन्वेस्टर कभी भी अपना पूरा पैसा एक ही जगह इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि अपने फाइनेंशियल गोल्स, एज, इनकम, रिस्क प्रोफाइल और इन्वेस्टमेंट होरिजोन के अनुसार अलग अलग एसेट में बैलेंस बनाते हैं। अगर आपकी उम्र 20 से 30 साल के बीच है और आपके ऊपर फाइनेंशियल रेस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, तो आपके पास लंबा इन्वेस्टमेंट होरिजोन हो सकता है। इसलिए आप वेल्थ क्रिएशन पर ज्यादा फोकस कर सकते हैं। अगर आपकी उम्र 30 से 40 साल के बीच है, शादी हो चुकी है, बच्चे हैं और फ्यूचर रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो आपको वेल्थ क्रिएशन के साथ फाइनेंशियल प्रोटेक्शन और इमरजेंसी फंड दोनों पर बराबर ध्यान देना चाहिए। अगर आपकी उम्र 40 से 50 साल के बीच है, तो रिटायरमेंट प्लानिंग, चाइल्ड एजुकेशन, हेल्थ एक्सपेंसेस और कैपिटल प्रोटेक्शन पहले से ज्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वहीं अगर आपकी उम्र 50 साल से अधिक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते समय रेगुलर इनकम, कैपिटल सेफ्टी, लिक्विडिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसलिए हर व्यक्ति के लिए बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अलग हो सकते हैं और यही कारण है कि हम किसी दोस्त, रिश्तेदार, इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया पोस्ट को देखकर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना सही तरीका नहीं माना जाता। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी गलतियों की जो अधिकांश लोग इन्वेस्टमेंट करते समय कर बैठते हैं। पहली गलती है बिना फाइनेंशियल गोल तय किए इन्वेस्टमेंट शुरू कर देना। दूसरी गलती है पूरा पैसा एक ही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में लगा देना।
तीसरी गलती, केवल पिछले रिटर्न देखकर इन्वेस्टमेंट करना। और चौथी गलती, मार्केट गिरते ही घबराकर इन्वेस्टमेंट बंद कर देना या नुकसान में बेच देना। और पांचवी सबसे बड़ी गलती, फाइनेंशियल प्रोटेक्शन को नजरअंदाज करके केवल रिटर्न के पीछे भागना। अगर आप इन 5 गलतियों से बच जाते हैं तो आप पहले से बेहतर फाइनेंशियल डिसीजन ले सकते हैं। अब इस पूरी वीडियो का निष्कर्ष समझिए। 2026 में कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं है जिसे हर व्यक्ति के लिए सबसे अच्छा कहा जा सके। सही इन्वेस्टमेंट वही है जो आपके फाइनेंशियल गोल, रिस्क कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट होरिजॉन और ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग से मैच करता हो। इसलिए डिसीजन लेने से पहले अपनी इनकम, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, फ्यूचर रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इमरजेंसी फंड को जरूर ध्यान में रखें। अगर आपको किसी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट की पूरी जानकारी नहीं है तो पहले उसके फीचर्स, बेनिफिट, रिस्क, कॉस्ट और टर्म्स को अच्छी तरह समझें और आवश्यकता होने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने पर भी विचार करें। मुझे उम्मीद है कि अब आपको समझ आ चुका होगा कि 2026 में पैसा इन्वेस्ट कहां करें, यानी कि वेयर टू इन्वेस्ट मनी इन 2026 का जवाब पहले से कहीं बेहतर तरीके से आपको समझ आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने उन दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ शेयर करें जो 2026 में इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सोच रहे हैं, और कमेंट करके जरूर बताइए कि आप इस समय अपना पैसा किस ऑप्शन में इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगली वीडियो आप किस इन्वेस्टमेंट टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग से जुड़ी ऐसी ही एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और अपना पैसा सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए क्योंकि सही फाइनेंशियल डिसीजन ही आपके भविष्य को मजबूत बनाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।